Hello guys, this is Reena Modi. Today I will discuss about the microorganisms, friends and foes. This topic is related to the class 8 science. Okay, I will start about the short points. Soil is a home of many microorganisms. जैसा आपको पता है कि जितने भी कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम कहेंगे जर्म्स कहेंगे, है ना। मीन्स जो इन्फेक्शन करते हैं और डिजीज क्रिएट करते हैं। दे लाई एवरीवेयर ऑन द अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ पे कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो सॉइल में हो, एयर में हो, वाटर में हो, हर जगह ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वर्ड हम ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, जो हर जगह होते हैं। डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज। जो ये जो जर्म्स हमने कहा है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये जो डिजीज क्रिएट करते हैं ये कुछ स्प्रेडिंग की वजह से होती है। ये जो डिजीज़ के जो जर्म्स हैं ये एयर से भी स्प्रेड हो सकते हैं, बाय एयर हो सकते हैं, बाय वाटर हो सकते हैं, या ये हाउस फ्लाई के द्वारा हो सकता है। जो हाउस फ्लाई है उसकी जो लेग्स जो होती है ना, उसमें जो अपेंडिजेस निकले होते हैं, अगर वो किसी जर्म्स पे बैठती है या ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ पे जर्म्स हैं, तो वो वहाँ से क्या कैरी कर सकती है अपने अपने बॉडी पार्ट्स पे की सरफेस पे। वो अगर चिपक जाते हैं मतलब हाउस फ्लाई की, तो वो हाउस फ्लाई जहाँ जहाँ जाएगी वो वहाँ इन्फेक्ट करेगी एरिया को। अभी हम कोरोना वायरस में भी देख ही रहे हैं कि इसी तरह की हमको दी गई है ना इंस्ट्रक्शन कि आप डिजीज स्प्रेड के जो भी हैं, मतलब जो भी वे हैं उनसे दूर रहें। डिजीज स्प्रेड के हैं ना जर्म्स के, कि आप एयर में भी हो सकता है, जर्म्स एयर में हो सकता है। कोरोना वायरस भी 3 घंटे तक एयर में रहता है, ये हमको पता है ना। या किसी सरफेस पे हो। बाकी जो कॉमन जर्म्स है उनकी बात कर रहे हैं हम, एयर, वाटर और हाउस फ्लाइज के भी इसको स्प्रेड करती है। हम फर्स्ट जो है शॉर्ट पॉइंट में अगर हम इसको एक स्केच डायग्राम बना के हम इसको शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करें, तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जानते हैं। किस नाम से जान सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, है ना। ये सारे हमने कैटेगराइज कर दिए हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो जर्म्स भी हैं, जो इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमको प्रॉफिट देते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। तो अभी हम दोनों को साथ में मिला दें, जो हार्मफुल भी हैं और जो बेनिफिशियल भी हैं, वो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया, है ना, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ये सारे वो कैटेगरी है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो अब इनमें से कुछ तो है यूजफुल या बेनिफिशियल और कुछ है हार्मफुल, तो हम दोनों की कैटेगरी अलग अलग कर देंगे। अब उसमें ये सभी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं यूजफुल में। तो यूजफुल कैटेगरी कौन कौन सी है। मेकिंग कर्ड एंड चीज़, हम जो घर पे दही जमाते हैं, अपनी मम्मियाँ जो दही बनाती है, तो वो जो कर्ड बनता है वो मिल्क में हम एक तरह के बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाते हैं, है ना। लैक्टोबैसिलस बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड बनाता है, मिल्क से कर्ड बनाता है। वो जो मिल्क की जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वो बैक्टीरिया होता है दही के अंदर, है ना, जो कर्ड हम यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ बनता है,
तो ये हम दोनों दोनों जो होते हैं प्रोटीन सोर्स है, आपको पता है ना, कर्ड और चीज़ जो है प्रोटीन सोर्स है, और ये प्रोटीन कौन बनाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बना रहे हैं। और ना ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हम यूज़ करते हैं इसको, कर्ड और चीज़ को, मिल्क प्रोडक्ट को। दूसरा, मेकिंग ब्रेड, जो मार्केट में जितनी भी ब्रेड आती है, चाहे वो आप केक के फॉर्म में खाओ या सिंपल आप जो पिज़्ज़ा बेस खाते हो, या जो भी स्पंज वाले आप मैदे से बनी हुई जो ब्रेड वाली जितने भी फूड मटेरियल आते हैं मार्केट में, बेकिंग है ना, वो सारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंगाई ग्रुप का एक एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसको हम कहते हैं, उससे ब्रेड बनती है। एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन करके उस जो हमने डो बनाया है ब्रेड का, वो क्या होता है, स्पंज हो जाता है, फोमी हो जाता है, CO2 गैस बहुत तेज रिलीज होती है तो वो फोमी हो जाता है ना, स्पंज आ जाता है। तो हम स्पंज ब्रेड खाते हैं ना, तो उसमें जो पोर्स होते हैं वो CO2 की वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें जो ब्रेड का जो हमने डो बनाया है वो स्पंजी हो जाता है, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये फर्मेंटेशन से बनता है ब्रेड। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, तो यह भी फर्मेंटेशन से ही होता है। जो ये बट ये क्या है, लिक्विड मटेरियल है ना, ये बेवरेजेस है, ये एल्कोहलिक बेवरेजेस है जिसमें एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ये भी फर्मेंटेशन से होता है। इसमें भी ईस्ट का ही यूज होता है जो कि फंगाई कैटेगरी का है। ठीक है, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, जो हमारे वर्ल्ड में कुछ मेडिसिन है, कुछ ऐसी वैक्सीन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बन सकती है, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अच्छा वैक्सीन और मेडिसिन की बात करें हम डिटेल बाद में करेंगे। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो तो गैसियस फॉर्म में होती है, तो प्लांट बिल्कुल डायरेक्टली तो गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स फॉर्म में ही अवेलेबल होती है प्लांट को, तो फिक्स फॉर्म में अवेलेबल करवाने का जो काम है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, जिसको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो सॉइल में होते हैं। तो जब वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे सॉइल जो होती है फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल होना मीन्स क्या, कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना, है ना। तो सॉइल जब फर्टाइल हो जाती है, वो भी किसके द्वारा होती है, किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में जाए, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयर में होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट क्लीन का या फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट में अगर हम देखें तो ये आ गया आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको पहले बताया हार्मफुल कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिजीज क्रिएट करते हो, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल हो, हमको बीमार करते हैं, वो सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम दो कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं, कॉज डिजीजेस और स्पॉइल फूड, जो फूड को खराब कर देता है, सड़ा देता है ना। स्पॉइल फूड मतलब फूड जो है बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं होता। कभी कभी हमारे फ्रीज में, हम रेफ्रिजरेटर में कुछ चीज़ प्रिजर्व करके रखते हैं या काफ़ी समय हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देते हैं, तो वो स्पॉइल हो जाता है। अगर हमने वो देख लिया तो हमने उसको अलग हटा दिया फ्रेश में से, बट समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होती है तो हमको या तो वॉमिटिंग हो सकती है या लूज मोशंस हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। कुछ फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज में आते हैं, जैसे ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, बॉइलिंग, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, एडिंग ऑयल एंड विनेगर एंड पास्चुराइजेशन। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम हार्मफुल तो हमने देखे 2 टाइप के, डिजीज कॉज करने वाले फूड को स्पॉइल कर लेते हैं, ये 2 काम करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ नीचे, जितने भी हम ऐसा क्या करें
कि जिससे जो है हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाए। तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स जो है इस चार्ट में हम आगे बता रहे हैं। ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, बॉइलिंग, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, एडिंग ऑयल एंड विनेगर एंड पास्चराइजेशन, है ना। ड्राइंग में क्या करते हैं हम, जब भी हम कोई फूड मार्केट से फूड लाते हैं, फ्रूट्स लाएं या वेजिटेबल्स लाएं, तो पहले हम अच्छे से उसको वॉश करके उसका जो सारा पानी है उसको थोड़ा सा ड्राई करके फिर फ्रीज में रखते हैं। या हम कुछ सूखा जब ड्राई मटेरियल लाते हैं, जैसे कि हमने गेहूँ लिए या राइस लाए हम साल भर के लिए इकट्ठा लाते हैं, तो उसमें अगर मॉइस्चर रहती है तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है या ख़राब हो जाती है, तो हम उसको धूप में सुखाते हैं, उसे कहते हैं ड्राइंग। रेफ्रिजरेशन, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिक्विड होती है जिसमें या सेमी सॉलिड होती है या वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, सारे रेफ्रिजरेशन में हम रखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो वो जो है काफ़ी दिनों तक जो है फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है और उसमें जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स है अटैक नहीं करते। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक क्वालिटी होती है कि उनको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर सारे जो फिजिकल फीचर्स है पर्टिकुलर चाहिए। तो जब रेफ्रिजरेशन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका जो मेन टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसमें वो ग्रो करते हैं उससे कम हो जाता है, तो फूड प्रिजर्व हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना बहुत दिनों तक फ्रेश रहना फ्रूट का या वेजिटेबल्स का। फ्रेश रहना मीन्स क्या कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो है इसको बहुत लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व रख दिया, फूड को प्रिजर्व कर दिया है ना। जब कोई हम लिक्विड मटेरियल को यूज़ करते हैं मार्केट से, जैसे कच्चा दूध लाया है, हम उसको बॉईल क्यों करते हैं, अगर हमने नहीं किया वो फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑलरेडी वो कम नंबर में थे, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं और हमारा दूध जो है ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो समटाइम्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए लिक्विड मटेरियल को बॉईल करते हैं। या कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें हम सॉल्ट ऐड कर दें या शुगर ऐड कर दें तो भी वो है ना प्रिजर्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो साल भर का पिकल्स डालते हैं ना आपकी मम्मी घर पे, तो उसमें हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं और शुगर का यूज़ करते हैं। तो शुगर क्या करती है, जो मीडियम है उसको गाढ़ा कर देती है, मतलब कॉन्सेंट्रेट कर देती है। तो कॉन्सेंट्रेट मीडियम में भी वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टाइप की ह्यूमिडिटी चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके, उतनी मॉइस्चर चाहिए, उतनी वो उस मटेरियल में फूड मटेरियल में मिल नहीं पाती है। हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं, शुगर डाल देते हैं, जैसे नींबू का अचार डालते हैं, नींबू का अचार घर पे बनाते हैं तो हम उसमें नमक भी ऐड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो वो अटैक नहीं कर पाए सॉल्ट से। और सॉल्ट से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आउटर लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो वो ग्रो नहीं मल्टीपल नहीं कर पाता, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। एंड जो शुगर है, शुगर क्या करेगा, उसका जो मीडियम है बहुत डेंस कर देगा, कॉन्सेंट्रेट कर देगा। कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट जैसे ही करेंगे तो उसका जो है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हम शुगर वाला जो पिकल डालते हैं ना अचार, वो इसीलिए डाला जाता है। या हम जो चाशनी बनाते हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाए। एडिंग ऑयल एंड विनेगर, समटाइम्स हम क्या करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं। पिकल का एग्जांपल लेते हैं, हम उसमें ऑयल क्यों डाल देते हैं कि अगर ऑयल सरफेस है तो उसको वाटर नहीं मिल पाएगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो उसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगी, उसमें ऑयली सरफेस में वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑयल भी ऐड करते हैं, विनेगर भी करते हैं, ये भी अच्छा प्रिजर्वेटिव है। किसी लंबे समय तक हम किसी लिक्विड मटेरियल, लिक्विड फूड को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पास्चराइजेशन टेक्निक, पास्चराइजेशन में क्या होता है, जितनी भी आप मिल्क के जितने भी बैग्स मिल रहे हैं मार्केट में, पैकेट मिल रहे हैं, 500 ml का, 1 लीटर का, 500 ml का, जो भी हमें जो मिल्क ला रहे हैं ना सरस डेयरी का, तो उसमें क्या होता है, उस पर लिखा हो रहता है पास्चराइज्ड। पास्चराइज्ड मीन्स क्या कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किल कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। और जो हम घर पे खुला दूध लाते हैं उसको हम बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने क्या है,
पास्चुराइजेशन मीन्स क्या, हमने केवल बॉइलिंग नहीं किया है, हमने उसको पॉइस्चर भी कर दिया है। या फिर कभी हम पानी भी बॉईल करके पीते हैं, मतलब उसको पॉइस्चराइज करके पीते हैं ना। तो मेन जो पास्चुराइजेशन की टेक्निक है वो मिल्क प्रोडक्शन में काम में आती है। वहाँ पे ये टेक्निक को काम में लेते हैं जिससे कि ये बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ, चलो हम देखते हैं, आप सबके पास बुक अवेलेबल होगी, अगर नहीं होगी तो आप इससे भी कर सकते हैं। दिस इज द बुक ऑफ, ओके लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? If we discuss about the definition of microorganisms, we can say most of us are familiar with the peculiar smell of the first raindrops after a long dry summer. Microorganisms कब होंगे? जब बहुत लंबे समय के बाद, अभी गर्मी हो रही है ना, देखना जब फर्स्ट रेन ड्रॉप आएगी, है ना, तो